बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ फिज़िक्स सेकेंड ईयर। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो है इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट को कंप्लीट किया था और हमने जो है करंट का लास्ट इफ़ेक्ट स्टडी किया था, दैट वाज केमिकल इफ़ेक्ट। आज हम एक नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं, दैट इज़ ओहम्स लॉ। तो ओहम्स लॉ जो है ये बेसिकली हमें एक्चुअली करंट और वोल्टेज के दरमियान रिलेशन को बताता है। जब भी हम कोई सर्किट बनाते हैं, यानी जब भी हमें कोई डिवाइस लगाना होता है, उसके लिए हमें कंप्लीट सर्किट चाहिए होता है ताकि करंट का फ़्लो जो है वो हम यकीनी बना सकें। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक हम सिंपल सर्किट की बात करते हैं, जिस सर्किट में हमने एक बल्ब लगाया हुआ है और इस बल्ब पे करंट को फ़्लो करवाने के लिए, यानी इस बल्ब को स्विच ऑन करने के लिए हमने यहाँ पर एक बैटरी लगाई हुई है। बैटरी जो है ये हमारा वोल्टेज सोर्स है, यानी ये बैटरी जो है इस सर्किट के अंदर कंटिन्यूस फ्लो ऑफ करंट को मेंटेन रखती है। अगर हम ये बैटरी नहीं लगाएंगे और हम यहाँ पर किसी भी तरीके से समहाउ एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जनरेट कर देते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ तब तक करंट जो है वो इस बल्ब में फ़्लो करेगा और ये बल्ब ऑन रहेगा जब तक इन दो सिरों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा। तो बैटरी एक्चुअली क्या करती है, इन दो सिरों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखती है, पोटेंशियल डिफरेंस को ख़त्म नहीं होने देती। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस रहता है करंट फ्लो करता रहता है। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस ख़त्म हो गया, करंट भी जो है वो स्टॉप हो जाता है। तो यानी कि करंट को फ्लो करवाने के लिए हमें एक सोर्स चाहिए होता है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखे। उस सोर्स को हम वोल्टेज सोर्स भी कहते हैं और वोल्टेज सोर्स के लिए हम बहुत सारी डिफरेंट डिवाइसेस यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो डिवाइस लगाई हुई है दैट इज़ बैटरी, और बैटरी की मदद से हम इस सर्किट के अंदर जो है वो वोल्टेज को मेंटेन रख रहे हैं, यानी पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रख रहे हैं। तो ओहम्स लॉ हमें बताता है कि यहाँ पर अप्लाई किए गए वोल्टेज और इस वोल्टेज की वजह से फ़्लो करने वाली करंट के दरमियान क्या रिलेशन है, यानी वोल्टेज के इंक्रीज़ करने से करंट पे क्या इफ़ेक्ट होता है, वोल्टेज के डिक्रीज़ करने से करंट पे क्या इफ़ेक्ट होता है। तो ओहम एक साइंटिस्ट था जिसने स्टडी किया, जिसने आफ्टर मैनी एक्सपेरिमेंट्स देखा कि वोल्टेज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, यानी जितना ज़्यादा हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं उतनी ही ज़्यादा करंट सर्किट में फ़्लो करती है। और ये कॉमन सेंस की भी बात है कि जितना हम हैवी पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, पोटेंशियल बेसिकली क्या करता है, सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फ़्लो करवाने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो हम जितनी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे उतना ज़्यादा फ़्लो होगा। तो जितनी ज़्यादा हम वोल्टेज देंगे उतना ही ज़्यादा करंट जो है वो फ़्लो करता है। वोल्टेज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, यानी जितनी ज़्यादा वोल्टेज है उतना ज़्यादा करंट है। कम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो कम करंट होगा। नेक्स्ट देखिए, आप लोगों को पता है कि जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास इक्वालिटी आती है। तो ये हमारे पास बन जाएगा V इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाइड बाई आई यानी कि करंट। अब ये जो कांस्टेंट है, यहाँ पर ओहम्स लॉ में इस कांस्टेंट को हम एक स्पेशल नाम देते हैं और ये एक स्पेशल करेक्टरिस्टिक है, इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कांस्टेंट की जगह पर R को रिप्लेस कर देते हैं और ये हमारे पास बन जाता है V इज़ इक्वल टू IR। और ये जो फॉर्म आई है V इज़ इक्वल टू IR, इसको हम कहते हैं मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ। मैथमेटिकली जब भी कोई आपसे पूछे व्हाट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ ओहम्स लॉ, तो आप बताएंगे V इज़ इक्वल टू IR। तो ओहम्स लॉ एक्चुअली हमें क्या कहता है कि हाँ, किसी भी सर्किट में फ़्लो करने वाला जो करंट है वो उस सर्किट के एंड्स पर अप्लाई किए गए पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक हो गया जी। तो यहाँ से हम जो है रेजिस्टेंस को भी देख लेते हैं कि वो मैथमेटिकली क्या है और वो एक्चुअली क्या है। तो मैथमेटिकली यहाँ से अगर हमें R फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, I को दूसरी साइड पे ले जाएंगे और ये हमारे पास बन जाएगा R इज़ इक्वल टू V डिवाइडेड बाई I। अब हम बात कर लेते हैं कि रेजिस्टेंस होती क्या है। अच्छा जी, जब भी हम किसी कंडक्टर की बात करते हैं तो कंडक्टर के अंदर क्या होता है, एटम्स होते हैं। तो कंडक्टर जो है वो एक स्पेशल टाइप है जिसके अंदर एटम्स के जो आउटर मोस्ट शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शेल्स के साथ बाउंड नहीं होते बल्कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और यही जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये करंट के फ़्लो का बायस बनते हैं।
जब हम किसी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं और उस पोटेंशियल डिफरेंस से फोर्स लेकर एनर्जी लेकर जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करते हैं, तो ड्यूरिंग मोशन जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उस कंडक्टर के अंदर मौजूद जो एटम्स हैं उनके साथ टकराते हैं और उनको जो है फ़्लो करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो जितने भी हमारे पास कंडक्टर्स हैं वो तमाम कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी के फ़्लो के रास्ते में कुछ रुकावट ऑफ़र करते हैं, कुछ अपोजिशन ऑफ़र करते हैं और उस अपोजिशन को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या है? इट इज़ अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर इन द फ्लो ऑफ करंट। कुछ कंडक्टर्स इस तरह के हैं जो कि बहुत ज़्यादा अपोजिशन ऑफ़र करते हैं और वो हमारे लिए करंट के फ़्लो करवाने के लिए इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। कुछ कंडक्टर्स इस तरह के हैं कि जो कम अपोजिशन ऑफ़र करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉपर। अब हमारे जितने भी सर्किट्स हैं उन तमाम सर्किट्स के अंदर हम आमतौर पे कॉपर की वायर्स इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो कॉपर है वो कम रेजिस्टेंस ऑफ़र करता है, यानी उसके जो एटम्स हैं उनकी अपोजिशन ऑफ़र करने की जो एबिलिटी है कम है। वरना अगर हम देखें तो हमारे पास जो आयरन है वो ज़्यादा इजीली अवेलेबल है। और आयरन कंडक्टर भी है, उसको भी हम एज अ वायर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम उसको नहीं करते क्योंकि उसकी जो रेजिस्टेंस है वो कॉपर की निस्बत बहुत ज़्यादा है। तो रेजिस्टेंस आपको समझ आ गया कि क्या है। रेजिस्टेंस बेसिकली कोई भी कंडक्टर है या हमने सर्किट के अंदर कोई भी डिवाइस लगाई हुई है, जैसे कि इस सर्किट की अगर हम बात करें, इसमें एक बल्ब लगा हुआ है, एक ही हमने की लगाई हुई है, एक ही हमने बैटरी लगाई हुई है, वगैरह वगैरह। तो हम सर्किट के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स लगाते हैं, तमाम कंपोनेंट्स कुछ ना कुछ जो है वो रुकावट क्रिएट करते हैं करंट के रास्ते में, क्योंकि तमाम कंपोनेंट्स के अंदर एटम्स हैं और जब भी इलेक्ट्रॉन्स गुजरेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स को गुजरने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वो गुजरने के दौरान एटम्स के साथ टकराएंगे तो थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस आएगी। तो रेजिस्टेंस क्या है कि जब भी हम सर्किट में कोई कंपोनेंट लगाते हैं और उसमें से करंट को पास करवाते हैं तो करंट के रास्ते में जो रुकावट आती है उसको हम कहते हैं कि ये रेजिस्टेंस है। और जो डिवाइसेस रेजिस्टेंस ऑफ़र करती हैं उन डिवाइसेस को हम कहते हैं रेजिस्टर्स। रेजिस्टर्स आर द डिवाइसेस विच ऑफ़र रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टर्स हमारे पास ये जितनी भी डिवाइसेस हम सर्किट में लगाएंगे उन तमाम डिवाइसेस को हम रेजिस्टर्स कह सकते हैं। चलें जी, फर्दर चलते हैं, बात करते हैं कि रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है। तो रेजिस्टेंस का जो यूनिट है उसको हम कहते हैं ओहम, यानी ओहम जो साइंटिस्ट था उसके नाम से ये यूनिट बना है। तो देख लेते हैं कि कितनी रेजिस्टेंस को हम कह सकते हैं कि ये 1 ओहम रेजिस्टेंस है। हमने रेजिस्टेंस का फार्मूला निकाला था, R इज़ इक्वल टू V डिवाइडेड बाई I। R इज़ रेजिस्टेंस, V इज़ वोल्टेज एंड I इज़ करंट। ठीक हो गया। अब हम इन सब के यूनिट्स लिख लेते हैं। रेजिस्टेंस का यूनिट है ओहम, वोल्टेज का यूनिट है वोल्ट और करंट का यूनिट है एम्पियर। तो यहाँ से देखिए 1 ओहम इज़ इक्वल टू 1 वोल्ट डिवाइडेड बाई 1 एम्पियर। सो द ओहम इज़ डिफाइंड एज the resistance of a conductor is said to be 1 ohm if 1 ampere current flows through that conductor due to a potential difference of 1 volt। यानी किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस को हम 1 ओहम कहेंगे अगर उस कंडक्टर में से 1 एम्पियर करंट फ्लो करे जब हमने 1 वोल्ट बैटरी जो है उसके सिरों पर अप्लाई की होगी। अब हम बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ हमारे पास कंडक्टर्स की कितनी टाइप्स हैं। तो ओहम्स लॉ के मुताबिक हमारे पास कंडक्टर की 2 टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं ओहमिक कंडक्टर और दूसरे को हम कहते हैं नॉन ओहमिक कंडक्टर। ओहमिक कंडक्टर्स हम उन कंडक्टर्स को कहेंगे जो ओहम्स लॉ को ओबे करेंगे। ओहम्स लॉ हमारे पास क्या है? V इज़ इक्वल टू IR। और आपको याद होगा कि यहाँ पर जो हमारा R था दैट वाज कांस्टेंट। तो ओहम्स लॉ को ओबे करने वाले कंडक्टर्स वो कंडक्टर्स होंगे जिनकी रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट रहेगी, जिनकी रेजिस्टेंस जो है वो वेरी नहीं करेगी विद द पैसेज ऑफ करंट। तो ओहमिक कंडक्टर्स हम उन कंडक्टर्स को कहेंगे जिनमें वोल्टेज और करंट के दरमियान जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का रिलेशन है वो रिलेशन मेंटेन रहेगा, और वो रिलेशन मेंटेन तब तक रहेगा जब तक रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक हो गया। तो वो कंडक्टर्स जो ओहम्स लॉ को ओबे करते हैं उन कंडक्टर्स को हम कहते हैं ओहमिक कंडक्टर्स। तो ओहमिक कंडक्टर्स के अंदर अगर हम वोल्टेज और करंट के दरमियान ग्राफ ड्रॉ करें तो वो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा, और ये स्ट्रेट लाइन जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी को मेंशन करती है। अगर वोल्टेज और करंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होते तो हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन नहीं आती।
तो ओहमिक कंडक्टर्स की हमारे पास एग्जांपल है यूरेका वायर। वैसे आमतौर पे ओहमिक कंडक्टर्स हमारे पास कम होते हैं। आमतौर पे ये होता है कि जब किसी कंडक्टर में हम ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ज़्यादा पुश मिलता है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। बहुत कम कंडक्टर्स इस तरह के हैं जिनमें रेजिस्टेंस जो है वो मेनटेन्ड रहती है, जिनको हम ओहमिक कंडक्टर्स कहते हैं। ऑन दी अदर हैंड हम बात करते हैं नॉन ओहमिक कंडक्टर्स की। तो नॉन ओहमिक कंडक्टर्स आर द कंडक्टर्स विच डू नॉट ओबे ओहम्स लॉ। जो ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे उनको हम कहेंगे नॉन ओहमिक कंडक्टर्स। तो जो ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करते डेफिनेटली उनमें फिर आर कांस्टेंट नहीं रहता, यानी उन कंडक्टर्स की रेजिस्टेंस जो है वो वेरी कर जाती है। तो नॉन ओहमिक कंडक्टर्स का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें वोल्टेज और करंट के दरमियान, तो अप टू सम एक्सटेंट यानी कुछ देर के लिए वोल्टेज और करंट के दरमियान जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का रिलेशन है वो मेंटेन रहता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद यानी एक सर्टेन लिमिट तक जब हम वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं तो उसके बाद वोल्टेज और करंट का जो रिलेशन है, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का रिलेशन है, वो कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। क्योंकि जब हम एक सर्टेन लिमिट के बाद वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एक हैवी पुश मिलता है। जब वो हैवी पुश मिलता है और वो ज़्यादा स्पीडली मूव करने की कोशिश करते हैं तो वो ज़्यादा तेज़ी से या ज़्यादा टकराते हैं एटम्स के साथ, और वो जितना ज़्यादा टकराएंगे उतना ही उनको फ़्लो करने में प्रॉब्लम होगा, मूव करने में प्रॉब्लम होगा। या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारे कंडक्टर की रेजिस्टेंस अब कांस्टेंट नहीं रही बल्कि रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ कर गई है। करंट डिक्रीज़ कर गई है और रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ कर गई है। ये देखें जो करंट का ग्राफ है ये ऊपर जाने की बजाय नीचे आया है, यानी करंट जो है वो डिक्रीज़ कर गई है और रेजिस्टेंस जो है वो हमारी इंक्रीज़ कर गई है। बिकॉज रेजिस्टेंस है ही क्या, रेजिस्टेंस ऑपोजिशन है करंट के रास्ते में। तो जितनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी करंट हमारी जो है वो उतनी ही कम हो जाएगी। तो हमारे पास नॉन ओहमिक कंडक्टर की एग्जांपल्स हैं फिलामेंट बल्ब्स एंड डायोड्स। फिलामेंट बल्ब्स आपने देखा होगा जो पुराने ज़माने में 100 वाट के बल्ब होते थे, 100 वाट के बल्ब, उन बल्ब्स के अंदर इस तरह से एक फिलामेंट लगा होता था। उन बल्ब्स को हम कहते हैं फिलामेंट बल्ब। तो फिलामेंट बल्ब जो हैं ये नॉन ओहमिक कंडक्टर्स हैं। दूसरे हैं हमारे पास डायोड्स, सेमीकंडक्टर डायोड्स। अभी आपने डायोड्स जो हैं वो नहीं पढ़े, नेक्स्ट चैप्टर्स में जाके हम डायोड्स का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अभी आपने जस्ट याद रखना है कि हमारे पास जो है नॉन ओहमिक कंडक्टर्स की एग्जांपल्स हैं फिलामेंट बल्ब्स एंड डायोड्स, और ओहमिक कंडक्टर्स की एग्जांपल है हमारे पास यूरेका वायर। तो ये था हमारा ओहम्स लॉ। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज़ कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। अभी कुछ देर पहले हमने रेजिस्टेंस और रेजिस्टर की बात की कि रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, अपोजिशन है, और जो डिवाइसेस ये अपोजिशन ऑफ़र करती हैं उन डिवाइसेस को हम कहते हैं रेजिस्टर्स। हमारे पास जितनी भी घरों में भी अगर हम बात करें जितनी भी डिवाइसेस हैं, फॉर एग्जांपल पंखे हैं, बल्ब हैं, फ्रिज है, जो भी डिवाइस है वो तमाम डिवाइसेस करंट के रास्ते में जो है वो अपोजिशन ऑफ़र करती हैं और उन तमाम डिवाइसेस को हम रेजिस्टर्स कह सकते हैं। तो हमारे पास घर में भी अक्सर औकात हमें एट अ टाइम एक से ज़्यादा डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि एक्सटेंशन होती है जो हमारी स्विच एक्सटेंशन, उसमें एक ही एक्सटेंशन के अंदर हमने एट अ टाइम 3-4 डिवाइसेस जो हैं वो लगाई होती हैं। यानी ऐसा मुमकिन है कि हमें एक ही वक्त में एक रजिस्टर से ज़्यादा रजिस्टर्स की ज़रूरत पड़े। तो जब हमें एक से ज़्यादा रजिस्टर्स को एट अ टाइम इस्तेमाल करना होता है तो हम उनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कंबाइन करते हैं, जोड़ते हैं। तो रेजिस्टर्स को जोड़ने के हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तरीके को हम कहते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन और दूसरे को हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज़ कॉम्बिनेशन से रेजिस्टर्स को हम किस तरह से जोड़ते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए हमारे पास 3 रेजिस्टर्स हैं। ये जो साइन आपको नज़र आ रहा है ना, ये रेजिस्टेंस का साइन है। यानी कहीं पर भी हमें रेजिस्टेंस को शो करना है तो हमें इस तरह का जो है वो ज़िगज़ैग बनाना होगा, और ये रेजिस्टेंस का साइन है। हमारे पास 3 रेजिस्टर्स हैं। फर्स्ट रेजिस्टेंस का नाम हम रखते हैं R1, सेकेंड इज़ R2 एंड द थर्ड इज़ R3। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन इज़ द कॉम्बिनेशन जिसमें हमने इन रेजिस्टेंसेस को बैक टू एंड जोड़ा हुआ है। यानी जहाँ पर एक का एंड पॉइंट है वहाँ पर दूसरी का फर्स्ट पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है। जहाँ पर दूसरी का एंड पॉइंट है वहाँ पर तीसरी का स्टार्टिंग पॉइंट है। और इस तरीके से जब हम रेजिस्टेंसेस को जोड़ते हैं, इस मेथड को हम कहते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन। सीरीज़ कॉम्बिनेशन के अंदर ये हमने इस वक्त 3 रेजिस्टेंसेस लगाई हुई हैं। इन 3 रेजिस्टेंसेस की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हम निकालें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस होगी, वो सिंगल रेजिस्टेंस होगी जो इन तीनों रेजिस्टेंसेस के बराबर का काम करेगी।
तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन के अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का ये हमारे पास फार्मूला है RE से मतलब R इक्विवेलेंट इज़ इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी सिंपली हम तीनों रेजिस्टेंसेस को ऐड कर देंगे तो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो हमारा सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर करंट को पास होने के लिए, यानी अगर मैं ऐसा करती हूँ कि यहाँ पर इस सर्किट को कंप्लीट करूँ और यहाँ पर एक बैटरी लगा दूँ, तो आप देखिए कि यहाँ पर करंट को फ़्लो करने के लिए सिंगल पाथ है, सिर्फ यही एक पाथ है जिस पाथ में करंट को फ़्लो करना है। तो हम कह सकते हैं कि जितनी करंट R1 में से फ़्लो कर रही है उतनी ही करंट R2 में से और उतनी ही करंट R3 में से, यानी हमारे पास सीरीज़ कॉम्बिनेशन की ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये क्वालिटी है कि उसमें जितने भी रेजिस्टर्स होते हैं तमाम रेजिस्टर्स में से सेम करंट फ़्लो करता है। तो ये क्वालिटी है हमारे पास सीरीज़ कॉम्बिनेशन की कि तमाम रेजिस्टर्स में से सेम करंट फ़्लो करता है। अब आते हैं दूसरे मेथड की तरफ, दूसरे कॉम्बिनेशन की तरफ, विच इज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जितने भी रेजिस्टर्स को हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा हुआ है उन तमाम रेजिस्टर्स के जो फर्स्ट पॉइंट्स हैं उनको हम इकट्ठा जोड़ते हैं, जो लास्ट पॉइंट्स हैं उनको हम इकट्ठा जोड़ते हैं, और फर्स्ट पॉइंट्स को पकड़ के बैटरी के एक टर्मिनल के साथ और लास्ट पॉइंट्स को पकड़ के बैटरी के दूसरे टर्मिनल्स के साथ हम जोड़ देते हैं। अब अगर ये हमारी जो बैटरी है इसका पोटेंशियल हम कह देते हैं V वोल्ट्स है, और ये V जो है कुछ भी हो सकता है, 5 वोल्ट्स, 10 वोल्ट्स, 13 वोल्ट्स, कुछ भी हो सकता है। तो यही वाला वोल्टेज जो है इन एंड्स पर भी आएगा, यही वोल्टेज इन एंड्स पर भी आएगा और यही वोल्टेज जो है यहाँ पर भी आएगा। लेकिन अब करंट को फ़्लो करने के लिए सिंगल पाथ नहीं रहा, अब करंट यहाँ से भी फ़्लो कर सकती है, यहाँ से भी फ़्लो कर सकती है और यहाँ से भी। करंट को फ़्लो करने के 3 डिफरेंट रास्ते मिल गए हैं। सो हम कह सकते हैं कि जो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसमें करंट जो है वो सेम नहीं होता लेकिन वोल्टेज सेम होता है, क्योंकि हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस बैटरी इटसेल्फ लगी हुई है। ठीक है, तो जो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसमें वोल्टेज सेम होता है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का हमारे पास ये फार्मूला है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगेन सिंगल रेजिस्टेंस होगी जो कि इन तमाम रेजिस्टेंसेस के बराबर का काम करेगी। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है जी। और ये ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ 3 रेजिस्टेंसेस पे काम करें, अगर हमारे पास मोर देन 3 रेजिस्टर्स हैं, 4 रेजिस्टर्स हैं, 5 रेजिस्टर्स हैं, तो हम उन रेजिस्टर्स को इसी तरह से जोड़ते जाएंगे और यहाँ पर हम ऐड करते जाएंगे प्लस 1/R4 प्लस 1/R5 एंड सो ऑन। ठीक है जी।